स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एयरपोर्ट मिस्ट्री स्टोरी में। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा एयरपोर्ट पर अपने परिवार वालों से दोस्तों की फ़्लाइट का इंतज़ार करते हुए लोगों के मन में तरह तरह के ख्याल और ख्वाब आते हैं कि जब वो अपने चाहने वालों से मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे और ऐसे वक्त बिताएंगे कि हर पल एक बड़ा ही भारी लगता है। अब अगर यह इंतज़ार कभी ख़त्म ही ना हो, जी हाँ, जिस फ़्लाइट का इंतज़ार वो लोग कर रहे हैं वो कभी लैंड ही ना हो, उस वक्त उन लोगों पर क्या बीत रही होगी अगर उन लोगों को यह कहा जाए कि फ्लाइट कहीं गायब हो चुकी है और उसका कोई अता पता नहीं है और इंतजार करते करते दिन महीने साल बीत जाएं, तो सोचिए अपने चाहने वालों का इंतजार कर रहे लोगों पर क्या बीती होगी। आज की इस केस स्टडी ऐसे ही फ्लाइट के बारे में है जिसने एयरपोर्ट से टेक ऑफ तो किया, लेकिन उसके बाद वह फ्लाइट कहाँ गायब हो गई किसी को कुछ नहीं पता चला, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। जी हाँ, 8 मार्च 2014 मलेशियन कोलंबर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर MH370। यह फ्लाइट कोलंबर से चाइना के बीजिंग जाने के लिए तैयार थी। बोइंग 777 यह प्लेन लगभग 10 साल पुराना था। विमान का नेतृत्व 43 वर्षीय मलेशिया कप्तान जहरी कर रहे थे, जिन्हें लगभग 18,365 घंटे के फ्लाइट एक्सपीरियंस था। को पायलट के तौर पर 27 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर फारिक कप्तान कर रहे थे। इन्हें लगभग 2,763 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। धीरे धीरे कर पैसेंजर और क्रू मेंबर फ्लाइट में चढ़ने लगे। उस दिन फ्लाइट 370 में 227 पैसेंजर के साथ 12 क्रू मेंबर भी सवार थे। नॉर्मल तरीके से अपने सभी ग्राउंड के टास्क पूरा करने के बाद रात के लगभग 11:48 पर प्लेन ने एयरपोर्ट पे अपना रोल ऑन प्रोसेस शुरू किया। धीरे धीरे टैक्सी से होते हुए फ्लाइट रनवे 32 पर आकर पहुंचती है और ACT टावर की परमिशन के बाद रात के लगभग 12:45 पर फ्लाइट MH370 कोलंबर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। एयरपोर्ट ACT टावर द्वारा दिए गए निर्देशन को फॉलो करते हुए फ्लाइट लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है, जिसके बाद फ्लाइट को अपने अगले दिशा निर्देशन के लिए कोलंबर ACT टावर रेडियो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर दिया जाता है। रात के लगभग 12:45 पर कोलंबर ACT फ्लाइट 370 को 33,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने का निर्देशन देता है और जिसके बाद धीरे धीरे अपनी हाइट बढ़ाते हुए लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। रात करीब 1:20 पर फ्लाइट कोलंबर ACT टावर रडार के रेंज से निकलकर खोजी मिन केदार एरिया में दाखिल हो जाती है। इसके 2 मिनट बाद गल्फ ऑफ थाईलैंड में पॉइंट से गुजरते हुए फ्लाइट कोलंबर ACT के रडार पर दिखाई देती है, लेकिन इसके 10 सेकंड बाद फ्लाइट 370 फिर से कोलंबर ACT की रडार स्क्रीन से गायब हो जाती है। रडार स्क्रीन से गायब होने के बाद ACT कंट्रोलर फ्लाइट MH370 में लगे ट्रांसपोंडर की मदद से फ्लाइट को रडार स्क्रीन पर लोकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लाइट के ट्रांसपोंडर सिस्टम में कोई सिग्नल नहीं मिलता। यहाँ यह अंदेशा होता है कि शायद इसके बाद फ्लाइट 370 ट्रांसपोंडर सिस्टम को बंद कर दिया गया है और फ्लाइट रडार से गायब हो जाती है, लेकिन पास का एक मिलिट्री रडार अभी भी फ्लाइट 370 को ट्रैक कर रहा होता है। मिलिट्री रडार के डाटा के अनुसार फ्लाइट पहले राइट टर्न लेती है, उसके बाद लेफ्ट टर्न लेकर वापस साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाती है। बिना ACT टावर की परमिशन के फ्लाइट 370 ने टर्न लेती है तो ACT को शक हो जाता है कि उसी डायरेक्शन में एक और फ्लाइट उड़ रही होती है। ACT उसे MH370 से कनेक्ट करने के लिए कहता है। कप्तान फ्लाइट 370 के रेडियो से कनेक्ट करने में सफल हो जाता है, लेकिन उसे सिर्फ अजीब तरह की आवाज सुनाई देती है। रात के 1:30 और 1:35 के बीच में 33,000 फीट पर उड़ते हुए फ्लाइट 370 अभी भी फ्लाइट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पेनिनसुला रीजन के ऊपर से उड़ान भर रही थी। इसी दौरान पास के ही इस्माइल पेट्रा एयरपोर्ट के रडार स्क्रीन पर कोई एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, जो माना जा रहा है कि फ्लाइट 370 ही होगा। इसके बाद लगभग 1:52 पर फ्लाइट पनांगन एयरलाइंस के दक्षिणी छोर के ऊपर से गुजरती हुई रिकॉर्ड होती है। यहाँ पर यह फ्लाइट राइट टर्न लेकर मलक्का के वैम्पी के ऊपर से गुजरती है और यह वह आखिरी लोकेशन है जो रात के 2:22 पर फ्लाइट 370 को लोकेट किया जाता है। इसके बाद किसी भी रडार पर यह फ्लाइट नहीं दिखाई देती है। आखिरी बार कांटेक्ट होने के लगभग 4 घंटे बाद कोलंबर एरोनॉटिक्स रेस्क्यू सेंटर
MS-370 की खोजबीन शुरू करता है। अपने शेड्यूल के अनुसार फ्लाइट को सुबह 6:30 बजे बीजिंग पहुंचना था, लेकिन 7:30 पर मलेशियन एयरलाइंस एक मीडिया रिपोर्ट जारी करता है और अनाउंस करती है कि रात के 1:22 से फ्लाइट 370 से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और सरकार ने खोजबीन और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। गल्फ ऑफ थाईलैंड के साउथ चीन के एरिया में तुरंत ही सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, लेकिन 10 दिन गुजर जाने के बाद भी फ्लाइट MS-370 का कोई अता पता नहीं लगा। लेकिन इस हादसे के 10 दिन बाद ब्रिटेन स्थित मॉर्सर सैटेलाइट्स कंपनी उनको ऐसी जानकारी मिली जिससे पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। उसके सैटेलाइट डेटाबेस कोड के अनुसार मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद भी फ्लाइट MS-370 लगभग 6 घंटे तक हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भरती रही। असल में फ्लाइट 370 के इंजन में लगे कुछ सेंसर लगातार सैटेलाइट को कुछ सिग्नल भेज रहे थे, लेकिन इस सिग्नल ने प्लेन के लोकेशन के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिली। सैटेलाइट डाटा के अनुसार प्लेन के सुबह 8:10 पर सैटेलाइट को आखिरी बार सिग्नल भेजे। फ्लाइट MS-370 को सुबह 6:30 पर बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन सैटेलाइट सिग्नल के अनुसार यह फ्लाइट सुबह 10:08 पर उड़ान भर रही थी, जिसका मतलब यह है कि वह वक्त होगा जब फ्लाइट का फ्यूल खत्म हो गया होगा और वह कहीं जाकर क्रैश हो गया होगा। सैटेलाइट और प्लेन के बीच में सिग्नल ट्रांसमिशन के दौरान लगे टाइम को कैलकुलेट करके प्लेन की स्थिति का अनुमान लगाया गया है। इस कैलकुलेशन के तहत 7 बड़े सर्कुलर एरिया को निर्धारित किया गया, जिससे फ्लाइट 370 के आने का अनुमान लगाया गया। आखिर सर्कुलर एरिया के अनुसार यह प्लेन कजाकिस्तान से लेकर हिंद महासागर के दक्षिणी छोर तक कहीं भी हो सकता है। इतने बड़े एरिया में प्लेन को ढूंढना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल काम था। मलेशियन के साथ कई देशों ने इसमें हिस्सा लिया और इसके साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जो इतिहास का सबसे बड़ा और महंगा सर्च ऑपरेशन साबित हुआ। 18 मार्च से 22 अप्रैल के बीच 50 लाख किलोमीटर से ज्यादा एरिया में 19 समुद्री जहाज और 350 से ज्यादा हवाई उड़ानों को फ्लाइट 370 को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से ना तो उसे प्लेन का कोई अता पता चला और ना ही किसी तरह का कोई मलबा मिला जिससे यह पक्का सबूत मिले कि फ्लाइट कहीं पर क्रैश हुआ है। खोजबीन के आखिरी चरण में ऑस्ट्रेलिया के समुद्री एरिया में लगभग 1800 किलोमीटर वर्ग के एरिया को सोनार जांच की गई, ताकि समुद्र की गहराइयों में भी इस प्लेन की किसी भी मलबे का पता चल सके, लेकिन वहां भी कोई सफलता नहीं मिली। और आखिरकार इस घटना के 2 साल और 10 महीने के बाद भी जब फ्लाइट 370 की कोई जानकारी नहीं मिली तो मजबूरन 17 जनवरी 2017 को इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। 3 अक्टूबर 2017 को पब्लिश हुई ACT की रिपोर्ट के अनुसार समुद्री एरिया में किए गए सर्च ऑपरेशन में लगभग $155 मिलियन का खर्च आया। इस रिपोर्ट के अनुसार सैटेलाइट सिग्नल और अलग अलग रडार से मिले डाटा के अनुसार इस सर्च ऑपरेशन के लिए 25,000 किलोमीटर के एरिया को निर्धारित किया गया। जनवरी 2018 में ओशन इन्फिनिटी नामक की एक प्राइवेट कंपनी ने इस 25,000 किलोमीटर के एरिया को दोबारा से जांच शुरू की, लेकिन मई 2018 में 1,15,000 किलोमीटर के एरिया में सर्च के बावजूद भी कुछ भी हाथ नहीं लगा और इसके बाद 9 जून 2018 को इस प्राइवेट सर्च ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया। मीडिया में छपी कुछ रिपोर्ट के अनुसार इस घटनाओं में किसी तरह की मानवीय हाथ होने की स्थिति में मलेशियन पुलिस का सबसे पहले शक कप्तान जहरी की तरफ था। जनवरी 2016 में जांच के दौरान लीक हुई एक डॉक्यूमेंट्स के अनुसार FBI टीम को कप्तान जहरी के घर में एक फ्लाइट सिमुलेटर बरामद हुआ, जिसके डेटाबेस में इस तरह का फ्लाइट रूट मिला जिस रूट पर प्लेन को आखिरी बार पाया गया था। लेकिन ACT भी कप्तान जहरी पर शक को निराधार बताते हुए कहा कि पायलट के घर में पर्सनल फ्लाइट सिमुलेटर में फ्लाइट मैप का पाया जाना सामान्य बात है और इसे शक की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल जांच कमेटी ने इस बात को भी कभी भी खारिज नहीं किया। हो सकता है कि कप्तान जहरी ने एक सोचे समझे प्लेन के तहत जानबूझकर फ्लाइट 370 को क्रैश किया हो। हालांकि कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि कप्तान जहरी इस प्लेन को बहुत ही सावधानी से समुद्र में किसी भी अनजान जगह पर क्रैश किया। पूरा का पूरा प्लेन बिना टूटे समुद्र की गहराई में कहीं समा जाए ताकि कभी भी इसके टुकड़े भी ना मिल सके। आखिरकार जुलाई 2018 में मलेशिया की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा फ्लाइट 370 के गायब होने की आधिकारिक रिपोर्ट जारी कर दी गई। इस रिपोर्ट में प्लेन के गायब होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। अपनी रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेटर ने यही कहा कि प्लेन के
ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के न मिलने के कारण इस प्लेन के गायब होने की कोई भी वजह बताना नामुमकिन है, लेकिन प्लेन में सफर कर रहे यात्रियों के परिवार वालों के लिए यह यकीन करना बहुत ही मुश्किल है कि आज की डिजिटल दुनिया में जहां पूरा संसार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, इतना बड़ा और आधुनिक प्लेन कैसे अपने आप में आसमान में गायब हो सकता है। इस हादसे में किसी साजिश की खबरें इंटरनेट और सोशल मीडिया पर देखने को मिल सकती हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर आज तक इस फ्लाइट के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी तक अलग अलग आइलैंड्स पर मिले 27 ऐसे टुकड़े मिले हैं जो शायद ही किसी प्लेन के हों, लेकिन इस खबर में भी कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ तक कहना मुश्किल है कि अगर अपना कोई दुनिया छोड़कर चला जाए तो भगवान की मर्जी समझकर हम उसे धीरे धीरे इस हादसे से उबर जाते हैं, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता हो कि वह इंसान जिंदा है या फिर मर चुका है, पूरी उम्र यही लगता रहेगी कि कभी ना कभी कोई खबर जरूर आएगी। इस तरह की भावना के साथ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल के जरिए एयरप्लेन्स के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।